मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे तो उस पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ था। मैंने विभिन्न इतिहासकारों के मतों के आधार पर आपको ये बताया था कि अधिकांशतः विद्वान ये मानते हैं कि उस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कहाँ हुई? गजनी में हुई, गौर में हुई, युद्ध के मैदान में हुई या अजमेर में हुई, इसकी कोई सुनिश्चित जानकारी हमारे पास नहीं है। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद उनकी हत्या कर दी गई होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तराइन के युद्ध के परिणामों के बारे में जानकारी दूंगा कि ये युद्ध कितना खतरनाक था। भारतीय इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं जो पूरे इतिहास की धाराओं को बदल देती हैं। तराइन का युद्ध भी ऐसा ही था। भारतीय इतिहास की, भारतीय संस्कृति की धाराओं को इसने बदल के रख दिया था। डॉक्टर के.एस. गुप्ता जो राजस्थान के इतिहास के अच्छे विद्वान हैं, वो ये लिखते हैं कि पराधीनता के नए युग की शुरुआत यदि हम यहीं से स्वीकार कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि के.एस. गुप्ता जी ये कहते हैं कि हमारी गुलामी की शुरुआत इस युद्ध से अगर हम मान लें, इस पराजय से मान लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस तरह ये गुप्ता इस युद्ध को भारतीय पराधीनता की शुरुआत मानते हैं। दूसरा, एक श्रीवास्तव प्रकांड विद्वान है, उन्होंने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की युग परिवर्तनकारी घटना है। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की युग परिवर्तनकारी घटना है, यानी कि इसको वो युग परिवर्तन वाला युद्ध मानते हैं। एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी इस युद्ध की पराजय। यानी कि यह श्रीवास्तव तराइन के दूसरे युद्ध को युग परिवर्तनकारी मानते हैं। आर.सी. मजूमदार जिन्होंने कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो लिखते हैं कि इस युद्ध में केवल चौहान का शक्ति का नाश नहीं हुआ, अपितु पूरे हिंदू धर्म पर यह विनाशकारी युद्ध था। पूरे हिंदू धर्म पर ही इसने एक विनाश ला दिया। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इस युद्ध में केवल चौहान पराजित हुए थे, अपितु संपूर्ण हिंदू जाति के लिए ये युद्ध बहुत विनाशकारी था। राजपूतों का साहस इस युद्ध में टूट गया था और सारा देश यानी कि पूरे हिंदुस्तान में एक आतंक के नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आर.सी. मजूमदार इस युद्ध को केवल चौहानों की पराजय नहीं मानते, वो इसको पूरे हिंदू समाज की पराजय मानते हैं, पूरे हिंदू धर्म की विनाश का कारण मानते हैं। वो कहते हैं कि इससे राजपूतों का साथ पूरी तरह टूट गया था और सारा देश इससे आतंक में आ गया। तो जो राजस्थान के इतिहास में काफ़ी कुछ लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इस युद्ध से पृथ्वीराज की हार हुई थी निश्चित, परंतु उनका जो नाम था वो सदैव के लिए इस देश के इतिहास में अमर हो गया। यानी कि कर्नल टॉड ने युद्ध के गंभीर परिणामों को शायद नहीं समझा। वो पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, परंतु उनका नाम सदैव भारतीय इतिहास में अमर हो गया। ठीक है, परंतु निश्चित रूप से मैंने जैसे कि आपको बताया, ये युद्ध अकेले चौहानों की हार नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे थे, पूरा देश इस युद्ध में पराजित हुआ था। अब आइए इस युद्ध के परिणाम क्या थे, यानी कि इस युद्ध के बाद देश को क्या झेलना पड़ सकता था, क्या झेलना पड़ा था। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम था
उत्तर भारत का महत्वपूर्ण चौहान साम्राज्य था, जो 5वीं शताब्दी के बाद लगातार देश में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखे हुए था। लगभग उत्तर भारत पर इन चौहान साम्राज्य का अधिकार था। इस युद्ध के बाद चौहान शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई, चौहान का साम्राज्य खत्म हो गया, यानी कि तराइन का ये दूसरा युद्ध चौहान साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। दूसरा इसका और गंभीर परिणाम, केवल पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे, उनकी सीमाएं टूटने के बाद तुर्कों के लिए भारत के अंदर प्रवेश के रास्ते खुल गए। वो चौहान साम्राज्य को रौंदते हुए भारत के और दूसरे भारतीय राज्यों की ओर बढ़ने लगे। वो अजमेर, वो कन्नौज की ओर आगे बढ़ते हैं, वो और हिंदू राज्यों की ओर आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे जो भारतीय रियासतें हैं, भारतीय जो राज्य हैं, वो धीरे धीरे तुर्कों के सामने हारते चले जाते हैं। यानी कि अकेले चौहान नहीं हारे, चौहानों के हारने के बाद उत्तर भारत के और कई हिंदू राज्य पराजित होते चले गए। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम था कि हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया और उसके स्थान पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। तराइन के युद्ध से पहले भारत में भारतीय राजा शासन करते थे, उनका साम्राज्य था, परंतु तराइन के युद्ध के बाद धीरे धीरे भारतीय राजाओं का विनाश होता चला गया, तुर्कों के हाथों वो पराजित होते चले गए और भारतीय साम्राज्य के स्थान पर तुर्की साम्राज्य का भारत के ऊपर अधिकार है। चौथा और महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि देश की सभ्यता संस्कृति के ऊपर तुर्कों ने प्रचंड प्रहार किया। वो केवल राजनीतिक विजय नहीं चाहते थे, वो सांस्कृतिक विजय भी चाहते थे। अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक अपनी परंपराओं को भारत के ऊपर थोपना चाहते थे। परिणाम ये निकला कि जहाँ जहाँ उन्होंने आक्रमण किए, देश की सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। देश के बहुत से प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया, देश की सभ्यता और संस्कृति के शिक्षालय तोड़ दिए गए। अजमेर में चौहान संस्कृति का केंद्र, शिक्षा का केंद्र तोड़ दिया गया, उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। इतना पूरे भारत में पता नहीं कितने इस तरह के विनाश हमको देखने को मिलते हैं। तुर्की आक्रमण का एक दूसरा दौर था जिसमें भारत के ऊपर इनका अधिकार तो हो ही रहा था, परंतु देश की संस्कृति को भी नष्ट करने की समानांतर कोशिश भी की जा रही थी और इसके कारण बहुत से देवालय, बहुत से शिक्षालय इन्होंने नष्ट कर दिए। अगर और महत्वपूर्ण था, भारत में इस्लाम का प्रसार तेजी से हुआ। मात्र अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से ये लोग संतुष्ट नहीं थे, ये तुर्क अपनी राजनीतिक उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे। ये चाहते थे कि भारत में उनकी संस्कृति स्थापित हो, इसलिए उन्होंने भारत के अंदर इस्लाम का प्रसार शुरू किया, धर्मांतरण शुरू हुए और एक बहुत बड़े जनमानस को, एक बहुत बड़ी जनता को उन्होंने इस्लाम धर्म के अंदर परिवर्तित करने का प्रयास किया। और इस तरह वो उनका जो प्रयास था वो भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाला था, नष्ट करने वाला। जहाँ जहाँ इसके बाद अगला जो परिणाम हुआ, भारतीयों की शक्ति नष्ट हुई। जहाँ जहाँ इन्होंने आक्रमण किए, उन आक्रमण का मुकाबला भारतीयों ने किया, परंतु वो सफल नहीं हो सके। लाखों हिंदू मारे गए या घायल हुए, बहुत बड़ी जनधन की हानि हुई। यानी कि इस युद्ध का, इस तरह की हार का परिणाम था कि भारतीयों की शक्ति नष्ट हो गई। पराधीनता की नई युग की शुरुआत हुई, भारत गुलामी के नए दौर के अंदर प्रवेश किया। बौद्धों के लिए ये बहुत घातक था। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय राजाओं के समय में बौद्धों की शक्ति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। पूरे देश में बौद्ध मठ थे, बौद्ध मूर्तियाँ थीं, परंतु इन नए आक्रांताओं ने बौद्धों के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई। इन भारतीय या फिर कहना चाहिए कि हिंदू संस्कृति के केंद्रों के साथ साथ उन्होंने बौद्ध संस्कृति के केंद्रों को भी चोट पहुँचाई। बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र थे उनको भी उन्होंने नष्ट किया। सारनाथ का जो बौद्ध शिक्षालय था उसको नष्ट कर दिया गया। यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि बौद्ध धर्म का विनाश इन तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत में बहुत तेजी से हुआ। तो इस युद्ध के परिणाम स्थायी थे और निश्चित रूप से तराइन का युद्ध सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की पराजय नहीं थी, परंतु पूरे देश की पराजय थी, जिसको कि गंभीरता से समझने की आवश्यकता थी। आगामी जो समय आने वाला था निश्चित रूप से बहुत भयंकर था। एक
भारतीय संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। अगली वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों को विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।